हमले के लिए ट्रंप ने बनाई नई रणनीति। वेनेजुएला की तरह ऑपरेशन का प्लान है ईरान में भी। वार्ता की आड़ में अचानक हमले की तैयारी है। रूस के अखबार इज़वेस्तिया की ये रिपोर्ट है, यानी रूस से निकलने वाले इस अखबार इज़वेस्तिया ने ये अहम रिपोर्ट सामने रखी है, जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला जैसी ही तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में भी एक बड़ा ऑपरेशन करने की। तो ईरान में क्या वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन होगा? क्या ट्रंप उसकी तैयारी कर रहे हैं? ट्रंप की रणनीति की वजह क्या है, पहले ये जान लीजिए। तेहरान को वार्ता में उलझाए रखने की कोशिश है ताकि वार्ता चलती रहे। ईरान के बेफिक्र होते ही हमला किया जा सकता है। ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना इसका एक बड़ा मकसद है। ईरान की वार्ता को तैयार होते ही अटैक संभव है। रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है। कहा यह गया है कि वेनेजुएला की तरह ही ईरान पर हमले का प्लान तैयार है डोनाल्ड ट्रंप का। हमले से पहले ट्रंप ने मादुरो से बात की और वार्ता को कहा है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप भले ही संघर्ष खत्म करने का दावा कर रहे हों, लेकिन इजराइल युद्ध चाहता है। तो ईरान को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब शांति की बात कर रहे हैं। हालात ऐसे में है जिस हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के बदले ट्रंप सिक्योरिटी फीस वसूलने पर अड़े थे, उसी हॉर्मुज में ईरान की शर्तें मानने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये हैं कि अमेरिका खाड़ी के देशों से अपने बेस भी खाली करने की तैयारी में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम ही ट्रंप के पास आखिरी विकल्प है, और क्या इस युद्ध के बाद ईरान अरब के खलीफा के तौर पर स्थापित हो चुका है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। ट्रंप हर हालात में ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद मुश्तबा को अपनी शर्तों पर राजी नहीं कर पाए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप हॉर्मुज में ईरानी मॉडल को स्वीकार करने के लिए मजबूर है, और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका सीक्रेट रूप से अरब के बेस खाली करने की तैयारी में है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज पर प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान और ओमान को सौंपने की बात थी। इसके लिए एक खास प्लान बनाया गया, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज सिर्फ ईरान की मर्जी से खुलेगा, और रूट भी ईरान खुद ओमान के साथ मिलकर तय करेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि अमेरिका चुपचाप अरब से विस्थापन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका बहरीन और कुवैत से अपनी सेना हटा सकता है। सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका को अपने बेस रीलोकेट करने होंगे, क्योंकि अब ईरान की रेंज में उसके सारे बेस आ चुके हैं और अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। युद्ध के मैदान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर हमला करने वाला था ईरान। मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रजाई ने यह कहा है कि यूक्रेन की माफ़ी के बाद यह हमला टल गया। कैस्पियन सागर में ईरानी शिप पर हमले के बाद टकराव बढ़ गया था। रूस और ईरान रूट पर शिप पर यह हमला किया गया था यूक्रेन द्वारा, और उस समय ईरान यूक्रेन पर हमला करने वाला था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बात की गई तो यह हमला टल गया। तो क्या यूक्रेन पर हमला कर देता ईरान? क्या इसके लिए वो तैयार था? हुआ क्या था, जान लीजिए। 25 जुलाई 2026 को कैस्पियन सागर में ईरान रूस से जुड़े जहाज पर एक हमला हुआ था। यह हमला यूक्रेन द्वारा किया गया। जहाज पर हमले से नाराज ईरान ने युद्ध की तैयारी कर ली। दावा यह है कि ईरान ने सेना को यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया था। यूक्रेन में 3 जगह हमले का प्लान बना चुका था ईरान। 28 जुलाई को इसके बाद अराक्ची ने यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के बीच बातचीत हुई। यूक्रेन ने कहा कि हमला अनजाने में हुआ, टकराव बढ़ाना मकसद नहीं था। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की माफी के बाद ईरान ने हमले का प्लान टाल दिया। तो इतिहास साक्षी रहा है। रेगिस्तान की रेत पर ताकत के नक्शे कितनी बार भी खींचे जाएं, लेकिन सच हमेशा भूगोल और समय की चाल से तय होता है। अमेरिका को महाशक्ति होने का भ्रम हॉर्मुज की लहरों में डूब चुका है, और खाड़ी के देशों को अब यह समझ आ रहा है कि बारूद के दम पर कोई साम्राज्य लंबे वक्त तक टिक नहीं सकता। यह संघर्ष सिर्फ तेल या जहाजों का नहीं, बल्कि उस अहंकार का पतन है जो खुद को अरब का सुल्तान समझ बैठा था। लेकिन ईरान ने सारे समीकरण बदल दिए और ये बता दिया अभी तो हॉर्मुज का सुल्तान वही है। खास बात यह कि अरब देश भी अब ईरान के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं। अमेरिका ईरान के हमले नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका अरब देशों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा है।
अमेरिका ईरान को भी तबाह नहीं कर पा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज का कंट्रोल भी हाथ में नहीं ले पा रहा है। अमेरिका ईरान का यूरेनियम भी नहीं छीन पा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है। लेनिनग्राद में हथियार गोदाम इसका टारगेट था। यूक्रेनी हमले से गोदाम में आग लग गई है। देखिए किस तरह से यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक। लेनिनग्राद में ये हमला किया गया। यूक्रेनी हमले से एक गोदाम में आग लग गई है। ये हथियारों का गोदाम था। रूस को इसकी वजह से नुकसान हुआ है। यूक्रेन लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूसी धरती पर हमला करने के लिए। ये देखिए ये तस्वीरें, ये हथियार गोदाम में लगी आग है। लेनिनग्राद पर जो ड्रोन द्वारा हमला किया गया उसका एक और नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने लेनिनग्राद पर दागे हैं ड्रोन। यूक्रेन के हमलों से गोदाम में आग लगी है। देखिए ये एक और तस्वीर सामने आई है। गोदाम में आग लग गई है। ये हथियार गोदाम था जिसमें आग लगी। यूक्रेन ने इसके लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ने लेकिन यूक्रेन को बारूदी जवाब दिया है। रूस ने खेरसोन में हमला किया है। खेरसोन के बाजार में ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन ने जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया ठीक उसी तरह से रूस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर खेरसोन में देखिए किस तरह से ये बाजार में एक धमाका किया। लेकिन यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन लॉन्ग रेंज और क्रीमिया अभियान का दायरा बढ़ाते हुए रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ऊर्जा ठिकानों को सीधा निशाना बनाया है। यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमियन स्विच ऑफ के तहत यूक्रेनी ड्रोन ने बीते 72 घंटों में 13 नए पावर प्लांट और सब स्टेशन को ध्वस्त कर दिया है। लगभग 1000 किलोमीटर अंदर तक हुए इन हमलों से क्रेमलिन तक हड़कंप मच गया है। देखिए यूक्रेन की घातक स्ट्राइक की ये पूरी रिपोर्ट। लेकिन हमले के दायरे को बढ़ाते हुए यूक्रेन दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके मारियोपोल, बर्दियांस्क, खेरसोन, मेलिटोपोल और डोनेट्स्क, लुहांस्क पर बारूदी बरसात कर रहा है। यूक्रेन ऑपरेशन क्रीमियन स्विच ऑफ पर काम कर रहा है, जिसके तहत पिछले 72 घंटों में यूक्रेनी ड्रोन ने 13 और ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया है। ये हमले स्पेशल सैन्य अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत रूसी सेना बिजली आपूर्ति और नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 30 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 177 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार सुनियोजित हमले जारी हैं। रूस के मिलिट्री सप्लाई चेन और पावर बैकएंड को तबाह करना मकसद है। इन हमलों में डोनेट्स्क के ज़ुइवस्का थर्मल पावर प्लांट को तबाह किया। मारियोपोल में मिनी सबस्टेशन को निशाना बनाया। खेरसोन में भी कई बड़े सबस्टेशन तबाह हुए। बर्दियांस्क में इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर ड्रोन गिराए। और बांकीपुर में अपनी जीत दर्ज कराने के बाद TV9 भारतवर्ष से बात की है प्रशांत किशोर ने। सुनिए क्या कहा। एक साल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करूंगा, ये बड़ा दावा किया है उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए। बांकीपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे ये कहा है। बीजेपी में राजनीतिक अहंकार था जिसकी वजह से ये हार हुई है। 7वीं फेल को जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये साफ तौर पर सम्राट चौधरी पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर अपनी जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी के अहंकार पर। मंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले और प्रशांत किशोर खुद विधायक। बांकीपुर की जनता ने हमें बना दिया। हम दूसरों को बनने में मदद करते थे, अभी बांकीपुर की जनता ने हमें अपने कंधे पे बैठाकर जिम्मेवारी दी है। कोशिश करेंगे कि जिस आशा विश्वास से लोगों ने जिताया है उस पर खरा उतरें। कैसे खरा उतरेंगे? क्या कुछ रोड मैप है? विधायक तो आप बन गए। नहीं, रोड मैप तो देखिए, हमने जो 3 बातें कही हैं उसको दोहरा देते हैं कि बांकीपुर की जनता इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए सभी मामलों में भ्रष्टाचार 1-2 महीनों में जीरो कर दिया जाएगा। कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार कम से कम विधायक से जुड़े हुए मामलों में तो नहीं होगा। दूसरा, मैंने कहा था कि मेरे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी जीवन में कभी। और तीसरी बात मैंने कहा है कि यहाँ पर बांकीपुर में अगले 1 साल में मैं शिक्षा की व्यवस्था को सुधार कराने का मेरी प्राथमिकता है। खास करके जो गरीब इलाके हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। अगर नहीं होगा तो साल भर के अंदर सभी गरीब बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ये 3 बात मैंने कही है। एक और बात मैंने कही है कि बांकीपुर अगले 20 वर्ष में एक बेहतर शहर के तौर पर डेवलप हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाकर भी जारी करेंगे।
उस ब्लूप्रिंट का ज़्यादातर हिस्सा मैं खुद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं विधायक के परिधि में वो नहीं आता है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट की बांकीपुर 20 साल के बाद कैसा दिखे, बंगलोर से भी बेहतर कैसे बने, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाने का पूरा प्रयास अगले 1 साल में करेंगे। 2025 के चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा कि हम बिहार को स्कॉटलैंड बनाएंगे। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बांकीपुर को बेंगलोर से भी बेहतर सिटी बनाएंगे। नहीं, ये भरोसा होगा? मैंने कहा कि हम बांकीपुर को बंगलोर नहीं बना सकते हैं। हम तेजस्वी यादव नहीं हैं, हम उतने काबिल नहीं हैं। हमने ये कहा कि हम एक ब्लूप्रिंट बना कर देंगे कि कैसे बांकीपुर भी बेंगलोर जैसे शहरों से बेहतर बन सकता है। वो बनना नहीं बनना वो तो सरकार के हाथ में है। हमने अपनी ओर से 3 वादे किए हैं। भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, मेरे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, और बांकीपुर में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को बिहार का सबसे अच्छा बना देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तेजस्वी यादव से कम काबिल हैं? उनकी पार्टी को 14,000 वोट है, आपको 64,000 है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, भाजपा एनडीए वाले सरकार में, हम तो रोड पर हैं। और अभी कल जनता ने विधायक बनाया है। विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता ने एक जिम्मेवारी दी है, तो जो कुछ जिम्मेवारी जनता ने दी है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि आपने जीतने के बाद भी अपने वादे याद रखें, और 3 वादे अभी आपने TV9 भारतवर्ष के माध्यम से जनता को याद दिलाए। 3 ऐसे कारण बताइए जो आपकी जीत में मतलब उसने पेव किया। पहला कारण सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना। कहीं ना कहीं बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है कि कोई 7वीं फेल व्यक्ति और 7 लोगों की हत्या में जेल काटे हुए व्यक्ति को बिना वोट के भाजपा के नेतृत्व ने एक तरीके से थोप दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है और बांकीपुर की जनता ने उस पर मोहर लगाया। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप से उनके खिलाफ व्यक्तिगत। दूसरा, भाजपा का जो राजनीतिक अहंकार रहा है, जो बात कही गई, दोहराई गई, घर घर की बात हो गई कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ये शब्द नहीं कहा था। ये आपके अहंकार को दिखाता है कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, अति उनके नेता लेकिन कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली के बाद किसी ने कही नहीं। कहा तो कई लोगों ने है, आप लोग भी पत्रकार हैं, रोज जानते हैं कि मतलब ये तमाम बात लोग कहते ही हैं बांकीपुर में कि यहाँ तो कुत्ता के भी गला में माला डाल देगी बीजेपी तो वही जीतेगा। ये बात रोज गली में कही जाती है, तो लोगों में उसका बहुत बड़ा रिएक्शन था। और तीसरी बात, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीत को एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जैसे यहाँ पर रविशंकर बाबू हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, लोगों ने कहा आज तक रविशंकर बाबू जीतने के बाद आए नहीं। यही हाल कमोवेश सभी नेताओं की, विधायकों की और सांसदों की है, एनडीए से जुड़े हुए लोगों की। इसलिए कि उनको लगता है कि जब चुनाव होगा तो जाति चलेगा, जात नहीं चलेगा तो हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा, तीनों नहीं चलेगा तो कहा जाएगा कि लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, न दोगे वोट तो कहीं ना कहीं इस बांकीपुर के हार से उनको भी ये लगा होगा कि भैया इस कार्ड के ऊपर भी जनता कोई विकल्प बना सकती है। तो ये 3 ही मुद्दे हैं जिसकी वजह से भाजपा हारी है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता में वो स्वीकृति न होना, जनता की समझ से भाजपा में बहुत ज़्यादा अहंकार होना, और तीसरा जो भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेने की उनकी जो प्रवृत्ति हो गई है, उसके खिलाफ भी वोट पड़ा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ माहौल था, कुत्ता बिल्ली वाला जो अहंकार है वो, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रशांत किशोर कहाँ है इसमें? मतलब ये जीत प्रशांत किशोर की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि ये तीनों, आपने पूछा किस कारण से भाजपा हारी है, इन कारणों से लोगों को, बड़े कारण में प्रशांत किशोर और उनके मुद्दे कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये 3 कारण से लोग भाजपा को हटाना चाहते थे। विकल्प के तौर पर उनको प्रशांत किशोर दिखे, इसलिए प्रशांत किशोर को दे दिया। अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, कोई राजद का कैंडिडेट होता, तो इन सारे चीज़ों के बावजूद लोग राजद को वोट नहीं देते, क्योंकि जंगल राज का जो डर है वो इन सब पर भारी पड़ जाता है। तो आज उनके सामने विकल्प दिखा और उनको ये दिखा कि 3 वर्ष से ये मेहनत कर रहे हैं, तो इनको मौका दे के देखा जाए। विकल्प विपक्ष के रूप में भी आपको जनता देख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव का पूरा वोट आपने शिफ्ट किया, राजद कमजोर हुई, तेजस्वी कमजोर हुए, तो तेजस्वी की जगह क्या प्रशांत किशोर? नहीं, ये भाई तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, वही रहें, हमको जगह लेना नहीं है। आप लोग जब ये कह रहे हैं किसका वोट शिफ्ट हुआ, भाई 422 बूथ है, 400 से ज़्यादा बूथ पर जनसुराज जीती है, तो ये तो भाजपा का गढ़ है। अगर तेजस्वी यादव की पार्टी तो यहाँ 40-45 बूथ पर खाली जीतती है, आगे रहती है, बाकी बूथ पर तो खाली भाजपा ही जीतती रही है। इस चुनाव में 400 से ज़्यादा बूथ पर
जन स्वराज जीती है, उसमें नितिन नवीन जी का अपना बूथ भी शामिल है, उसमें नीरज सिन्हा के अपना बूथ भी शामिल है, रविशंकर बाबू का बूथ शामिल है। तो ये तो भाजपा के जो वोट है, रामकृपाल जी का भी बूथ शामिल है, सारा ही बूथ हारे हैं। भाजपा कहती है बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये तो सारा बूथ हार गए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप अब विधायक बन गए हैं, आगे आपकी आकांक्षा या महत्वाकांक्षा क्या है? कोई आकांक्षा नहीं है, आश्रम पे रहते थे, वहीं जाकर वापस रहेंगे, जो काम पहले कर रहे थे वही करेंगे। बांकीपुर की जो एडिशनल जिम्मेवारी मिली है, कोशिश करेंगे कि बांकीपुर में लोगों के जीवन में कुछ बेहतरी ला सकें, लेकिन साथ साथ पूरे बिहार में हर कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था से पीड़ित है, परेशान है, अगर वो दरवाजे पर आता है, मेरे से मिलने की कोशिश करता है, हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। ये कहा है कि बीजेपी ने बिना बेईमानी के चुनाव कराया है, बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया। कहा अखिलेश यादव ने कुंदरकी जैसा चुनाव नहीं लड़ी बीजेपी, देखना चाहते थे कि ईमानदारी से कितने वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए, देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल मदद की सर बीजेपी ने? नहीं, देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप, तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। आज यहाँ एयर इंडिया फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस हुआ। फुके से दिल्ली आ रही फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ था। टर्बुलेंस की वजह से हिलने लगा था विमान। टर्बुलेंस की वजह से विमान में हल्की दरारें भी आईं, लेकिन उसके बाद सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई विमान की दिल्ली में। देखिए, ये फ्लाइट के भीतर किस तरह से हल्की दरारें भी दिखाई दी। टर्बुलेंस में विमान फंस गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को भी हल्की चोट आई है, लेकिन एयर इंडिया के विमान को टर्बुलेंस में फंसने के बाद दिल्ली में लैंड कराया गया। फुके से दिल्ली की उड़ान भरी थी इस विमान ने। इस टर्बुलेंस की वजह से विमान के 10 यात्री घायल हुए हैं। तेज टर्बुलेंस से 2 क्रू मेंबर भी घायल हुए हैं। विमान को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन सभी सुरक्षित थे। देखिए, ये वो घायल पैसेंजर्स जिन्हें तेज टर्बुलेंस के बाद जब विमान की लैंडिंग कराई गई, उसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। 10 लोग घायल हुए हैं, कुछ क्रू मेंबर्स भी घायल हुए हैं। टर्बुलेंस पर एयर इंडिया ने बयान भी दिया है आधिकारिक। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। विमान से उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान लैंड होने के बाद एयर इंडिया की तरफ से आधिकारिक बयान भी दिया गया है। बताया गया है कि मामूली नुकसान हुआ है प्लेन को, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है विमान से। सभी नागरिक और सभी जो यात्री हैं वो और सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। देखिए, हम आपको हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा।
15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विमान में किस तरह के क्रैक देखे गए। विमान लैंड होने के बाद आप देखिए इस तरह का टर्बुलेंस था जिसमें विमान फंस गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग करा ली गई दिल्ली में। और दूसरी तरफ तस्वीरें यात्रियों की जिनको चोट आई है, उनको व्हील चेयर से ले जाया गया, एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार उन्हें दिया गया विमान लैंड होने के बाद। तो दो तस्वीरें, लेकिन टर्बुलेंस में जब फंसा था विमान तो किस तरह की स्थिति थी वो जो यात्री हैं उन्होंने बताया है कि काफ़ी देर तक इस तरह की अफरा तफरी रही प्लेन के भीतर, जिसकी वजह से 10 यात्री घायल हुए हैं, कुछ क्रू के सदस्य भी घायल हुए हैं, सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। एयर इंडिया की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ गया है कि विमान को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। विमान ने सुरक्षित लैंड किया दिल्ली में और सभी यात्री सुरक्षित हैं, सभी यात्री और सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर विमान में वो क्रैक साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं टर्बुलेंस में फंसने की वजह से जो विमान की बॉडी में आए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं व्हील चेयर पर पैसेंजर्स को, यात्रियों को जिनको चोट लगी है उनको ले जाया जा रहा है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, क्या और जानकारी अभी तक मिल पाई है इसके बारे में? क्या सभी यात्री जिनको चोट आई थी वो मामूली चोटें ही हैं? जो क्रू मेंबर्स हैं उनको भी चोट आई है, तो उनको किस तरह की चोटें आई हैं और क्या और जानकारी, किस तरह से इसकी लैंडिंग कराई गई, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए सुमेरा, एयर इंडिया की जो फ्लाइट फोकेट से दिल्ली आ रही थी जिसका नंबर AI2379 था, वो अचानक से टर्बुलेंस का शिकार हुआ जो कि मेजर टर्बुलेंस था। बताया जा रहा है कि सडन ड्रॉप ऑफ एल्टीट्यूड की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ और ये इतना भयानक टर्बुलेंस था कि इससे विमान को भी क्षति पहुंची और विमान में सफर कर रहे यात्रियों को भी क्षति पहुंची है। मसलन कि विमान में कुछ क्रैक देखने को मिल रहे हैं और जहां तक यात्रियों की बात है तो तकरीबन 11 या 10 यात्रियों को चोटें लगी हैं। जी, और ये साफ तौर पर कुमार दिख भी रहा है कि विमान को भी नुकसान दिखाई दे रहा है, यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।